नमस्कार, बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी के बजट स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं संजीव मुखर्जी सर, जो बिजनेस स्टैंडर्ड के एग्रीकल्चर एडिटर हैं। सर, बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्ते निमिष जी, आपके सारे दर्शकों को और आपके सारे सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया और ऐसा लगा कि किसानों के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो पूरा पिटारा खोल के रख दिया है। तो देखिए, दो तीन चीज़ें जैसा आपने कहा, बिल्कुल पिटारा खोला है, लेकिन पिटारे में काफ़ी सारे अंदर न्यूएंसेस हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी इन बजट के अनाउंसेस में, ऑब्वियसली जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसका जो लिमिट है उसको 3 से 5 लाख रुपए करने का। कि जैसा कि किसान, आप जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है किसान के हाथ में, जिससे वो लिक्विडिटी एक्सेस कर सकता है बैंकों से। और अगर उसकी लिमिट बढ़ा दी जाती है, और किसान क्रेडिट कार्ड का प्रचार और किसान क्रेडिट कार्ड की जो अवेलेबिलिटी है या रीच है या एक्सेसिबिलिटी है या जिसको मिलना चाहिए, बहुत व्यापक है। तो सरकार मानती है करीब 7-8 करोड़ किसानों के पास आज के डेट में किसान क्रेडिट कार्ड है, और बिल्कुल छोटे ऋण के लिए आपका ये उपयोग होता है। जैसे आपने सीड बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, किसी कृषि यंत्र खरीदने के लिए, उसको भाड़े में देने के लिए, सोइंग से पहले या उससे पहले आप किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसकी लिक्विडिटी बढ़ा दी जाइए, जो बैंकों से उन्होंने कहा है करने को, और वो बैंक कर भी रहे हैं, जो उन्होंने अनाउंस किया है, तो उससे क्या होगा, किसान के हाथ में थोड़ी सी बुआई से पहले या जैसे भी उसकी ज़रूरत होगी, उसके हाथ में लिक्विडिटी का जो फ्लो है वो बढ़ेगा। ये थोड़ा, अगर आप इसकी व्यापकता में देखेंगे तो हो सकता है एग्रीकल्चर में उसको जितनी मदद करे, ये बाकी लिक्विडिटी रूरल एग्रीकल्चर, रूरल सेक्टर में भी वो करेंगी। सर, ये जो पैसा आएगा जी। ये जो 2 लाख बढ़ाया है पर क्रेडिट कार्ड, ये पैसा आएगा तो इससे जो खेती है उस पर क्या असर होने वाला है? और उसके साथ साथ क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इस पर क्या असर होगा इसका? बिल्कुल, खेती पे असर ये होता है कि अगर आपके पास हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा तो आप ऑब्वियसली अच्छी बीज लगाओगे, आप अच्छा फर्टिलाइज़र की तरफ जाओगे, आप अच्छी इनपुट की तरफ जाओगे। जो कॉम्प्रोमाइज़ आप करते थे कम पैसे के चक्कर में, तो अब ज़्यादा पैसा आएगा तो जैसे ज़्यादा अब चीज़ों की उन्नति में हाइब्रिड सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स, क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स, जिन बीजों में उपज ज़्यादा होती है, जो बीज जलवायु परिवर्तन से रेजिस्टेंट होते हैं, उन सब के प्रति आप उनका कॉस्ट ज़्यादा होता है मार्केट में। ज़्यादा पेस्टिसाइड, अच्छी क्वालिटी की पेस्टिसाइड आप लगा सकते हो, अच्छी क्वालिटी की इनपुट्स आप लगा सकते हो। तो इन सब चीज़ों में लिक्विडिटी अगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली किसान की, अगर आप चीज़ें अच्छी लगाएंगे तो उपज भी अच्छा आएगा। दूसरी चीज़, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जैसे ही ये पैसा अंदर घुसेगा तो ऑब्वियसली क्योंकि ज़्यादातर जो रिटेल शॉप्स होती हैं बीजों की, खाद की, पेस्टिसाइड की, इवन जो छोटी छोटी, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक पार्ट होती हैं। तो उसमें अगर ज़्यादा सेल होगी, बड़ी चीज़ों की सेल होगी, महंगी चीज़ों की सेल होगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आएगा। सर, पर सबसे बड़ी समस्या जो सबसे ज़्यादा किसान का जो वर्ग झेलता है वो होते हैं छोटे और सीमांत किसान, है ना, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। उनको इससे कितनी मदद होने तो वाली? केसीसी जनरली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास ही होता है। जितने भी आपके जो केसीसी के 8.5 करोड़, नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जो भी नंबर हो, ज़्यादातर केसीसी की जो लोनी होती है वो बहुत सारा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ही होते हैं। तो सर, और दूसरी चीज़, केसीसी अब पिछले कुछ सालों में सरकार ने मछुआरों के लिए भी अलाउ कर दिया है, तो मछुआरा वर्ग को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और मछुआरा जनरली बहुत छोटा वर्ग होता है। बड़े ट्रॉलर्स या कोऑपरेटिव्स के लिंक्ड जो मछुआरे होते हैं, ये बड़े छोटे लेवल पे इंडिया की मछुआरे, जो इंग्लैंड तो फिशरीज़ बहुत छोटे लोग करते हैं, छोटे उसमें करते हैं, तो मछुआरे वर्ग को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो अब आप मछुआरों की बात कर रहे थे तो इस बार मत्स्य उद्योग पर भी और इस वाले पर फिशरी सेक्टर पर भी बजट में वित्त मंत्री का ध्यान गया। उससे कितना फ़ायदा होगा इस बड़े एक वर्ग को? क्योंकि उनका कहना है कि हमें इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इस फील्ड में इंडिया का ग्लोबल लेवल पर थोड़ा सा जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ानी है। जी, तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, अगर आप इस बार का इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो उसमें एक ग्राफिक्स है, उसमें एक ग्राफिक में दिया हुआ है कौन सा सेक्टर 2011-12 से 2022-23 तक सबसे ज़्यादा ग्रो किया है सारे एग्रीकल्चर के सारे सेगमेंट में। आप अचंभित होंगे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सबसे ज़्यादा कोई सेक्टर इन 10 साल के पीरियड में ग्रो किया वो है फिशरीज़। 8.7% CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जिसे हम लोग कहते हैं। तो 8 CAGR के ग्रोथ से आप करते हो तो आप तो बहुत ज़्यादा ग्रो किए। तो मत्स्य उत्पादन एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया का सो कॉल्ड एग्रीकल्चर, जो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि एग्रीकल्चर इज़ द इंजन ऑफ फ्यूचर, उसमें इंजन ऑफ फ्यूचर अगर कोई है तो वो फिशरीज़ सेक्टर है। क्योंकि इंडिया की फिशरीज़ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा रोबस्ट ग्रोथ है इंडियन फिशरीज़ प्रोडक्शन में। तो
इस बजट में भी उसकी तरफ फोकस किया गया है। मराइन बोर्ड की बात की गई है। कुछ टैक्सेस में जो जो टैक्स, अगर टैक्सेस का डिटेल्स देखोगे तो आप जो श्रिम्प और जो फिश फीड मिल में जो मछलियों के खाने में जो चीज़ें उपयोग होती हैं उनके टैक्स ब्रेक, इंपोर्टेड चीज़ों को मतलब उनमें टैक्स कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है, जिससे वो सस्ती आएंगी तो ऑब्वियसली आपके फिशरीज सेक्टर को उसका लाभ मिलेगा। और दो तीन चीज़ें हैं जो बजट में फिशरीज सेक्टर के लिए करी गई है। एक एनसीडीसी जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसको ज़्यादा फंडिंग देने की बात की गई है। फिशरीज कोऑपरेटिव एक बहुत बड़ा पोर्शन होती है इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट का, तो ऑब्वियसली वो भी बेनिफिट होंगे इससे। सर इस बार दलहन पर भी जोर दिया है, तो सरकार क्या दालों का उत्पादन बढ़ाना चाहती है या खाद्य महंगाई जो है उस पर भी थोड़ा सा इसकी तरह कंट्रोल, ये दालों पर सरकार का इतना फोकस, और ये क्या एक साल में हम क्या देख सकते हैं इस फील्ड में, दलहन के क्षेत्र में हम बात करें? देखिए, दलहन का जो सबसे बड़ा बात है वो है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जो मिशन उन्होंने बात कही है। इसका कारण ये है कि अगर आप इस साल का इंडिया का जो इंपोर्ट देखोगे दालों का, इंडिया करीब करीब 65 से 70 लाख टन दालें इंपोर्ट करेंगी, जो अब तक के इतिहास में इंडिया का हाईएस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि हम ये सिचुएशन में आज पहुंचे हैं, हम ये सिचुएशन में 3-4 साल या 5 साल पहले नहीं थे। हमने अपना इंपोर्ट कम करके करीब करीब 20-22 लाख टन पे लेके आए थे, लेकिन हमारी क्रॉप फेल हो गई, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हो गई जिसके कारण हमारे तुअर और उड़द का प्रोडक्शन खत्म हो गया, तो हम इंपोर्ट करने लगे। अब हम इंपोर्ट किस चीज़ का कर रहे हैं? उस 65-70 लाख में से 60-65 लाख में से मैक्सिमम हम पीली मटर इंपोर्ट करते हैं। पीली मटर आज के डेट में, जो पीली मटर इंडिया में ज़रूरत पहले बिल्कुल नहीं इंपोर्ट होती थी, उसका इंपोर्ट सरकार ने 2-2 साल के लिए आपको जीरो इंपोर्ट ड्यूटी में करके रखना पड़ा, 2 मार्च 2026 तक। अब पीला मटर आपका जनरली कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में उगता है। कनाडा के साथ आपके संबंध वो तो अलग अलग चीज़ें हैं कि आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन जब दालों का इतना बड़ा खेप इंडिया में इंपोर्ट होके आएगा तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक प्रोडक्शन में असर पड़ेगा ना, डोमेस्टिक प्राइसेस दबी रहेंगी। आज आपको चने के रेट कम मिलते हैं, आज आपको तुअर के रेट कम मिलते हैं, क्योंकि सरकार के पास इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सरकार को दालें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन गिर गया है। अब इसको ओवरटर्न करने के लिए, वही सिचुएशन लाने के लिए जहाँ से हम पहले 16-17 मिलियन टन प्रोडक्शन से हम बढ़ के 23-24 मिलियन टन तक आ गए थे, वापस हम प्रोडक्शन को उसी लेवल पे, क्योंकि हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है। एक अनुमान के अनुसार 2050 तक इंडिया में करीब करीब 30 मिलियन टन दालें चाहिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, घरेलू उत्पादन से। आपको वहाँ पहुँचने के लिए मिशन लाई गई है ताकि आप एमएसपी पे खरीदी करें, 100% एमएसपी पे, जो आज बजट में भी बात कर रहे हैं कि आप नाफेड और एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव उसके साथ, नाफेड और दूसरी जो कोऑपरेटिव की बॉडी है उनके साथ अगर आप करार करेगी सरकार, जो सरकार ने पहले भी कहा है, जो एक इनका पोर्टल है ई समृद्धि पोर्टल के थ्रू अगर आप रजिस्टर करते हैं तो तुअर, उड़द और मूंग अगर वो एमएसपी के नीचे जाती है तो सरकार 100% खरीदी करेगी। एक दाना भी सरकार आपको बाहर बेचने के लिए मजबूर नहीं करेगी। इससे क्या होगा, किसानों में एक एश्योरेंस आएगी कि मैं दालों की तरफ जा सकता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दालों के फसल में ये होती है कि दाम ऊपर नीचे होता है, तो जैसे दाम नीचे चले जाएंगे किसान को नुकसान होता है, तो वो अगले साल उसमें जाता नहीं है। अगर ये अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म अच्छी तरह चल पड़ा है, बफर स्टॉकिंग ढंग से कर पा रही है सरकार, तो किसान को एक एश्योरेंस रहेगा कि मैं दालों की तरफ जाऊँ, बेझिझक जाऊँ। अगर दाम गिर रही है तो सरकार मेरे लिए खड़ी है बुरा खरीदने के लिए। इससे आपका प्रोडक्शन ग्रेजुअली धीरे धीरे उस लेवल पे आएगा, और इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो फिर से धीरे धीरे नीचे कम होते आते रहेगी। सर अगला सवाल है कपास को लेकर। ये एक बड़ा इस बार घोषणा हुई और इस बार दिखा कि सरकार खासकर कपास किसानों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि वो लगातार पिछले 2-3 सालों से तो कपास किसान लगातार अतिवृष्टि से, कभी अकाल से, किसी भी सूखे की स्थिति में उनको बहुत मुश्किल हो रही थी। तो ये बजट में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि सर यदि कपास हमारे यहाँ ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है और वो हमारा एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा है। देखिए, कपास के लिए जो सरकार ने अनाउंसमेंट किया है वो बहुत पुरानी इनकी कोशिश मतलब चल रही थी। फाइनली इन्होंने माना उसको, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन को लेके 500 करोड़ रुपए से इन्होंने वो एलोकेशन को दिया है। अब कपास एक जैसे दाल एक ऐसी क्रॉप है, कपास भी उसी तरह से क्रॉप है जो बिल्कुल छोटे और सीमांत किसान उगाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, सदर्न पार्ट्स में छोटे किसान उगाते हैं जिनकी जोत छोटी होती है। कपास के साथ प्रॉब्लम ये है कि कपास का भी प्रोडक्शन इंडिया में ग्रेजुअली गिरता जा रहा है।
हम एक ज़माने में बहुत अच्छा कपास उगाते थे, कर्टसी आवर टेक्नोलॉजी जो हम बीटी कॉटन के थ्रू लाए थे। अब वो टेक्नोलॉजी के बाद हमने 2006 के बाद उस टेक्नोलॉजी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करी। अब BG2 BG3 वर्ल्ड ओवर तो BG3 भी चलता है, अब वो बीटी कॉटन का हम BG1 में ही पड़े हुए हैं, बोलगार्ड 1 में ही पड़े हैं, बोलगार्ड 2 भी आ चुकी है, बोलगार्ड 2 हमने आने नहीं दी कभी की इंडिया में। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी ने हमें आत्मनिर्भर बनाया था, वो पीछे रह गई। हम उस और धीरे धीरे उसमें कीड़े मकोड़े आने लगे। आज कपास में सबसे ज़्यादा कीड़ों का इन्फेस्टेशन होता है। पंजाब हरियाणा में मैसिव रिडक्शन हो गया है ईल्ड में, एरिया में किसान जाना नहीं चाहता, क्योंकि हर बार वो उगाता है, हर बार वो वाइट फ्लाई डिजीज़ आती है, उसका कपास ख़राब हो जाता है, उसको नुकसान पहुँचती है, उसका पूरा इन्वेस्टमेंट पानी में धुल जाता है। तो ये जो मिशन है, ये मिशन इस चीज़ को देखेगी, ये मिशन इस चीज़ पे काम करेगी। अब ये मिशन सीड्स के लिए कितना करेगी वो भी देखना पड़ेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी लाएगी, प्रोडक्शन लाएगी, लाएगी, हाइब्रिड सीड्स लाएगी। जीएम सिर्फ अकेला तरीका नहीं होता है अच्छी सीड्स बनाने का। हाइब्रिडाइजेशन से भी आप अच्छी सीड्स बना सकते हो, आप जीनोम टेक्नोलॉजी से भी अच्छी सीड्स बना सकते हो, जो आपकी इन सब चीज़ों को झेल सके, आपका ईल्ड बढ़ा सके और आपको पेस्ट और इन्फेस्टेशन से आपको रोक सके। तो धीरे धीरे आपको कपास का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कपास में भी आप इम्पोर्टर बनते जा रहे हो धीरे धीरे। आप वही चाइना, वही अमेरिका जिससे आपने कपास खरीदना बंद कर दिया था, आपने वापस उनकी तरफ कपास के लिए जाना पड़ा। इससे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरी तरह इम्पैक्टेड हो रही है। टेक्सटाइल इज कंट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयर है। इस देश में अगर किसी ने ढंग से नौकरी दी है किसी को सालों से, हजारों सालों से, वो इस देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयर है। अगर वो गिर जाती है, एक तो आप एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस आपकी खत्म हो जाएगी, आप बांग्लादेश, वियतनाम, इन सब कंट्रीज़ के आगे टिक नहीं पाओगे। दूसरी, आपकी डोमेस्टिक में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है। तो एक तरफ ये मिशन लाया गया है, दूसरी तरफ टैक्स में भी ब्रेक दी गई, निटेड के लिए, यार्न्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, ताकि इंडिया की जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है एक्सपोर्ट में, बांग्लादेश, अब आप जानिए बांग्लादेश में लोगों का थोड़ा जो बायर्स हैं, अमेरिकन बायर्स हैं या यूरोपियन बायर्स हैं, उनका बांग्लादेश के प्रति थोड़ा सा रुख बदल रहा है। इंडिया को वो टारगेट मार्केट कैप्चर करना है, और वो कैप्चर करने का तरीका यह है कि आप यार्न और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दें। ये बजट में जो अनाउंसमेंट्स है, उस तरफ एक पहला कदम है, आपको और करने की ज़रूरत है। सर, यही इसी पर अभी उन्होंने बीज को लेकर फिर शुरू किया, जो अभी आप बता रहे थे उस पर, और उन्होंने कहा कि हम 100 डिस्ट्रिक्ट से इसमें 100 से ज़्यादा किस्में हैं जिस पर ये काम करेगी। तो उसका असर कितना पड़ेगा यील्ड पर, किसानों को उसका कितना फ़ायदा होगा, और अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्शन है वो उससे कितना बढ़े? क्या उन्नत बीज को लेकर एक बड़ी कोशिश की ज़रूरत थी, और इसको और कितना किया जाए? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि उपज योजना की बात कही गई है, वो बेसिकली जो सरकार की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है, जो टारगेटेड इंटरवेंशन करती है उनके सोशल पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसी लाइन पे मॉडल्ड हैं। अब 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं सरकार में इसमें चिन्हित करेंगी, जिसकी जो स्कीमों को कन्वर्ज किया जाएगा करके, ये 100 वो डिस्ट्रिक्ट्स होंगी जिनका ईल्ड कम है, जिन पे प्रोडक्शन कम हो रही है, जहाँ पे इरिगेशन की पोटेंशियल, इरिगेशन की एक्सपेंस कम है, जहाँ पे क्रेडिट पेनिट्रेशन कम है, जहाँ पे स्टोरेज कम है, जो सारे जो 5, 6, 7, 8 पैरामीटर सरकार तय करेंगी, उनमें ये फेल हो रहे हैं। 100 डिस्ट्रिक्ट, 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे सरकार आइडेंटिफाई करेगी। किसके साथ मिलकर? स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। स्टेट बोलेंगे कि मेरे स्टेट में ये इन 4-5 फसलों में ये डिस्ट्रिक्ट पिछड़ रही हैं, तो जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में किया गया है। इनमें टारगेटेड सरकार इंटरवेंशंस करेंगी विद इन एसोसिएशन स्टेट के साथ मिलके, ताकि इनके प्रोडक्टिविटी लेवल नेशनल एवरेज के पास आ पाए। क्रॉप जिन फसलों को चिन्हित की जाएगी, इनका इरिगेशन जो कवरेज है वो 100% हो पाए, इनकी क्रेडिट पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ पाए, यहाँ पे स्टोरेज और इन सब की फैसिलिटीज़ नेशनल एवरेज तक आ पाए, भंडारण और इन सब की, ताकि ये डिस्ट्रिक्ट जब ऊपर आएंगी तो इंडिया की प्रोडक्टिविटी कई क्रॉपों में, पल्सेज हो गई, ऑयल सीड्स हो गया, ग्रेन और वीट में हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, पल्सेज, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, उसमें ये उस लेवल तक आएंगी जो नेशनल एवरेज है। यहाँ पे कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे नेशनल एवरेज, अब जैसे बनस्पत, मक्का लीजिए, मक्का बिहार में जो एवरेज पर हेक्टेयर यील्ड है, वही मक्का आप हरियाणा में उगाइए या उत्तर प्रदेश में उगाइए, उसका आधा यील्ड भी नहीं आता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मक्के में फ़र्क पड़ गया, ये वो आपको इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। तो ये सब प्रोडक्शन को उस लेवल तक, नेशनल एवरेज तक लाने का एक प्रयास है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कोई सेंट्रल एलोकेशन मुझे बजट में दिखी नहीं है। तो हो सकता है जब ये स्कीम फॉर्म होगी, ये स्कीम जब इसको बनाई जाएगी, तब सेंट्रल एलोकेशन के बारे में बात की जाएगी। आपने बिहार का अभी उदाहरण दिया, और बिहार में मखाना, बिहार को लेकर मखाने की खेती और खासकर मिथिलांचल एरिया में होती
होती है उसको लेकर इस प्रयास को आप क्या देखते हैं? क्या लगता है कि मिथिलांचल वाला एरिया जो वैसे भी कोसी और उन सब की बाढ़ से प्रभावित होता है, तो क्या एक मखाना अर्थव्यवस्था वहाँ हो सकती है? और क्या ये मॉडल जो है यदि सक्सेसफुल होता है तो और भी जगह हो सकता है ये बिल्कुल। चीज़ें? तो ये मखाना बोर्ड किस तरह से हेल्प कर सकता है? देखिए, जैसे बोर्ड है, स्पाइसेस बोर्ड हैं, अभी कुछ दिन पहले कुछ साल पहले हल्दी, टर्मरिक बोर्ड की टर्मरिक बात बोर्ड कही बात। गई थी, कॉफ़ी बोर्ड है, टी बोर्ड है। इन बोर्डों से क्या होता है, दे आर ये बेसिकली ट्रेड फैसिलिटेशन और ओवरऑल मतलब टोटल इकोसिस्टम को देखने वाली बोर्डें होती हैं, जो जो उसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल, उसकी प्रोसेसिंग, उसका प्रोडक्शन, उसकी सीड वैरायटी, उसकी सब चीज़ों पे देखी जाती है। मखाना बोर्ड भी शायद उस लाइंस पे एक बोर्ड बनाई जाएगी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो मखाना बोर्ड है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर बनाई जाएगी। बाकी ज़्यादातर बोर्डें जो हैं वो या तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में है या किसी और मंत्रालय के अंडर में है। मखाना बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर बनाई जाएगी। इससे क्या होगा, जो वहाँ मिथिलांचल के एरिया में जो किसान उगाते हैं, ये बहुत दिनों से बिहार की बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड रही है, क्योंकि बिहार में मखाना बहुत उगता है। और मखाना आजकल अब आप देखोगे तो कई घरों पे ये एज ए ऑल्टरनेटिव ब्रेकफास्ट यूज़ होने लगा है, बिकॉज इट इज़ वेरी हाईली रिच इन प्रोटीन, हाईली रिच इन लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे सूक्ष्म तत्वों में इसका रिच माना जाता है। बच्चों के लिए अच्छा होता है, साइड इफेक्ट कम होता है, फैट लेस होता है, तो कई सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए सरकार इसको प्रमोट कर रही, ताकि इसको एक एज ए हेल्दी नेचुरल फूड के हिसाब से इसको पिच किया जाए ग्लोबल मार्केट्स में एज वेल एज इंडियन मार्केट्स में। और ये जो आपका पूरा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये ऑल्टरनेटिव क्रॉपिंग इकोसिस्टम है। और दूसरी चीज़ ये कि मखाना इज़ अ ड्राई लैंड रेजिस्टेंट क्रॉप। मखाना में आपको पानी की कमी, पानी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब एग्रीकल्चर को देखते हुए भी, लेकिन अब अगर आप प्रोडक्शन बड़ा करना चाहते हैं तो आपको सीड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मखाने के लिए आपको एक्सपोर्ट पोटेंशियल देनी पड़ेगी। तो वो सब चीज़ें ये बोर्ड देखेंगी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स सिर्फ बिहार के नहीं, कई जगह कई और दूसरे स्टेटों के भी हो सकता है, अगर इसकी प्रोडक्शन बड़े इनकरेज हो मखाना उगाने के लिए, विच इज़ अ गुड क्रॉप टू ग्रो। इन सब चीज़ों को देखते हुए बोर्ड में इसमें 100 करोड़ रुपीज़ से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में नया बोर्ड फॉर्म किया गया है। आप बार बार ये कह रहे थे कि नई टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन होना चाहिए। अब एआई की बात कर रहे हैं और एग्रीकल्चर को लेकर कर रहे हैं। सो क्योंकि एआई का अब समय है हर जगह, तो आपको लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंडियन जो किसान हैं, और हम खासकर छोटे सीमांत किसानों की बात करते हैं, क्या उन लोगों को, और ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनकी अभी आपने बात की, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन पर सरकार का विशेष ध्यान है, तो क्या ऐसी मदद मिल सकती है? क्या हो सकता है? और क्या दुनिया में दूसरे देशों में इस प्रकार का पहले कभी कोई प्रयोग हो रहा है? देखिए, एआई पे जो बात कही गई है वो बेसिकली अभी उन्होंने जो एआई मिशंस की बात कही, उसमें से एग्रीकल्चर है, उसमें 2-3 मिशन उन्होंने पहले बजटों में अनाउंस किया था। इस वाले में उन्होंने एआई मिशन ऑन एजुकेशन किया है। एग्रीकल्चर का पहले ही वो किया हुआ है। एआई की जो उपयोगिता एग्रीकल्चर में अभी जो है वो बड़ी नेसेंट स्टेज में भी चालू हो रही है, लेकिन एआई की उपयोगिता दुनिया में बढ़ेगी। ये एआई की उपयोगिता पीछे नहीं आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप एग्रीकल्चर में जो बेसिक अभी थोड़ा थोड़ा जो चालू हुआ है वो है कि आप क्लाइमेट प्रिडिक्शन कर पाए, आप टारगेटेड इंटरवेंशन कर पाए, आप टारगेटेड पेस्टिसाइड इंटरवेंशन कर पाए। क्या आपको यहाँ पे इस क्रॉप में छिड़काव की ज़रूरत है? क्या उसमें आज ये सिचुएशन पहुँची है कि वहाँ पे उस फसल में डिजीज़ लग रही है? एआई के थ्रू आप उसको घर बैठे या कहीं पे और भी बैठ के या किसी और सिस्टम के थ्रू आप उसको जज कर सकते हैं। आपको हो सकता है फील्ड में जाने की ज़रूरत ना पड़े। और आपको कितनी मिनरल डालनी है, क्या आपके सॉइल में इस जिंक की ज़रूरत है, क्या आपके सॉइल में बोरोन की ज़रूरत है, क्या आपके सॉइल में फास्फोरस की ज़रूरत है, आप ये ज़्यादा फास्फोरस डाल चुके हो, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। एआई विल ऑल्सो हेल्प यू ऑल इन दिस। बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ एआई विल बी ऑन क्लाइमेट प्रेडिक्टेबिलिटी। क्या आपके एरिया में, आपके फसल में, आपके इलाके में आपके बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है? ऑल दोज थिंग्स, इवन फॉर मेनी अदर थिंग, और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए एआई एग्रीकल्चर में इंटरवेंशन करेगा। सेंसर बेस्ड जिसे हम कहते हैं, सेंसर बेस्ड। अब दुनिया ऐसी जगह पे पहुंच चुकी है जहाँ पे हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन सब टेक्नोलॉजीज़ का ये होता है कि हमारी जोत बहुत छोटी है। हम बड़े छोटे छोटे जोत वाले, हम अभी आज के डेट में 1 हेक्टेयर भी हमारी एवरेज लैंड होल्डिंग नहीं है। उसमें किसी भी तरह का इस तरह का जो थोड़ा सा हाई एंड इंटरवेंशन है वो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन उसका अल्टरनेटिव ये है कि आप कलेक्टिवाइजेशन करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ करें, एफपीओज के साथ करें, 4-5 किसान, 10 किसान, 15 ज़मीनें जो मिलके एक साथ करें, तो वो इसका सोल्यूशन हो सकता है। अब एआई का सबसे बड़ा उपयोग जो कई जगह पे होता है वो ये होता है कि आप सेंसर बेस्ड टारगेटेड पेस्टिसाइड छिड़काव करिए। आपको अगर ज़रूरत है, आपका सेंसर्स लगे होते हैं फील्ड में, जहाँ पे आपको अगर वो सेंसर्स मैप करते रहते हैं कांस्टेंट 24 आवर बेसिस पे कि किस जगह पे
कीट कीट इन्फेक्शन हो सकता है या हो रहा है, जैसे ही होता है वो इन्फॉर्मेशन भेजता है कि आप इसमें छिड़काव करिए, ये करिए। तो दीज आर वेरी वेरी, और उतना ही करिए जितनी ज़रूरत है, 0.5 मिलीमीटर करिए, जितना ही, ज़्यादा मत करिए। सो दीज आर ऑल थिंग्स विच AI कैन हेल्प यू ऑन, मदद कर सकती है। मेरे ख्याल से वहीं पे एग्रीकल्चर को ले जाना है, सरकार चाहती भी है। सर आखिरी सवाल, अब ओवरऑल किसानों के लिए, कृषि जगत के लिए आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, एज आई सेड कि कृषि जगत के लिए ओवरऑल बहुत अनाउंसमेंट्स हैं। बजटरी, अगर आप बजट का साइज़ देखेंगे, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का करीब करीब 22% इंक्रीज़ दिखा रहा है, 20, जो वन ऑफ द हाईएस्ट इंक्रीज़ है। जो इनके बड़े मुद्दे हैं, जो इनकी डिमांडें हैं कि एमएसपी की गारंटी की जाए, एमएसपी की एश्योरेंस दी जाए, उस पे ये बजट थोड़ा सा पीछे हटता है, क्योंकि अभी तक कोई बहुत बड़ी बात किस तरह से आप करोगे वो नहीं कही गई है। हालांकि मैं ये मानता हूँ जो आत्मनिर्भर मिशन ऑन पल्सेस हैं, वो भी एक तरीका है आपको एमएसपी देने का। सरकार अगर ये आपको कह रही कि तुअर, उड़द, मूंग उगाइए, जितना उगाना उगाइए, हम आपकी 100% खरीदी करेंगे अगर वो एमएसपी से नीचे जाएगा, वो भी एक तरीका होता है। लेकिन जो इनकी लीगलाइजेशन वाली डिमांड है, वो उसमें वो अलग चर्चा हो सकती है कि वो कितना वैलिड है, कितना अच्छा है, कितना करना चाहिए। फॉर नाउ बजट में कुछ चीज़ें जैसे जैसे सब जगह पे है कि कंजम्पशन को बूस्ट देने की एक कोशिश की गई है, रूरल कंजम्पशन को भी बूस्ट करने की कोशिश की गई है, जो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू है, जो ये टेक्नोलॉजी मिशन के थ्रू बूस्ट होता है इन सब चीज़ों से। थैंक यू सर, बिजनेस स्टैंडर्ड के इस स्पेशल बजट स्पेशल प्रोग्राम में हमसे बात करने के लिए। सो ये थे संजीव मुखर्जी सर, बिजनेस स्टैंडर्ड के एग्रीकल्चर एडिटर। इसी के साथ थैंक यू।